Smallest part, any lattice is known as क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है, अब चिंता मत कीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अगर जब मान लो कि आपकी बॉडी है वो सबसे छोटी यूनिट यानी कि फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है? तो सेल। सेल होगी। और सेल से जो बना होता है वो क्या बना होता है? टिश्यू बना होता है। टिश्यू। सिमिलरली आपको मैं कहूं कि घर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईट। ईट है, ब्रिक है। और ब्रिक के सम्मिलित रूप को रेगुलर अरेंजमेंट से क्या बन जाता है? यानी कि रूम बन जाता है। उस रूम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कह देते हैं। और जो आपके यूनिट से बना होता है उसको हम लोग क्या, जो छोटे छोटे ईंट है उसको हम लोग यूनिट सेल कह देते हैं। बॉडी में भी आपका जो सेल है वो यूनिट हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा। और जो टिश्यू हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कह देते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट के यानी कि जो यूनिट सेल से ही क्या बना होता है? क्रिस्टल लैटिस बना होता है। या repetition of unit cell formed crystal lattice। ठीक है, यानी कि क्या करेगा कि जो यूनिट सेल के बार बार रिपीटेशन से वो जो बना होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? क्रिस्टल लैटिस कह देते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा 3D में, ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में, यानी कि घर का जो फर्श है उस पे नहीं पूरे को बिछा देंगे तो वो 3D स्पेस नहीं होगा, उसमें लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगा, हाइट नहीं होगा। तो तीनों डायरेक्शन में होना चाहिए तब। जैसे मान लो कि सेल हमारा पूरा एक ही डायरेक्शन में, तो हम उसको नहीं कहेंगे, यानी कि जो क्रिस्टल लैटिस उसकी में हाइट भी होना चाहिए कि सेल की हाइट बहुत कम होती है, कम से कम हमें जो विजिबल होनी चाहिए। खैर सेल हमें अपनी आंखों से दिखता भी नहीं है तो हमें इसको माइक्रोस्कोप से दिखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है क्रिस्टल और जो है यूनिट सेल हो जाती है। तो यही डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि 3D में जो हम अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, क्रिस्टल लैटिस को एक और नाम से जाना जाता है, स्पेस लैटिस के नाम से जाना जाता है। A regular arrangement of repeating pattern of constant particle in crystal in which each particle is depicted as a point, यानी कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट के रूप में आपको क्या होंगे? दिखाई देंगे। उसको हम लोग क्या देंगे? क्रिस्टल लैटिस। और जो सबसे छोटा पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? यूनिट सेल कह देते हैं। अब जो यूनिट सेल होता है ना उसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। देखिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं ताकि कि आपको जो है क्लियर हो जाए कि किसमें, फिर हम एक एक करके जो है आगे पढ़ेंगे। आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया होगा, आपको दिखाऊंगा कैसा दिया। एक को कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल। दूसरे को हम लोग क्या कह देते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो, यूनिट सिंपल मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में पाया जाए, और सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर के साथ जो है कहां पाया जाए? अनदर प्लेस में भी एक पोजीशन में पाया जाए, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको एक और नाम से जानते हैं, किन्हीं को पता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके। इसको जो हम लोग क्या करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम होता है आप लोगों के लिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा नाम होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, हमें ये जो है यूनिट सेल में ये 4 टाइप के जो है हमें क्या करना पड़ता है? पढ़ने पड़ते हैं। एक एक करके मैं समझाता हूं कि क्या होता है। सिंपल में याद रखिएगा कि जो एटम पाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है? ओनली एट कॉर्नर। इस सिर्फ अभी समझाएंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा। और जबकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? कॉर्नर प्लस अनदर प्लेस।
मैं ऊपर में लिख देता हूँ ताकि सेंटर में। इसमें जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, कॉर्नर में, और साथ में एक जो है एनी प्लेस में पाया जाएगा या एनी पोजीशन में पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पाया जाता है हम आपको भी तुरंत समझाएंगे। इस प्रकार से जो है ये सारी चीजें पाई जाती है। ओके, अब हम पहला टाइप का पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है सिंपल यूनिट सेल, आपको मैं समझाऊंगा भी। सिंपल यूनिट सेल, ओके। हम यहाँ पे एक क्यूब बनाते हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। ओके, अभी यहाँ पे जो है ना कितना पार्ट पाया जाता है सेल का, एक्चुअली क्या होता है ना, ये 3D एक डायग्राम है। यहाँ पे क्या होता है ना कि सभी कॉर्नर से मिलके जो है ये पूरा क्यूब बनता है। कितना पार्ट लाया जाता है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक स्पेयर ले लेते हैं। मान लो कि ये स्पेयर है, यहाँ पे देखिए कितना पार्ट लाया जा रहा है, मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। ये स्पेयर है, आप सभी को दिख रहा है ये स्पेयर है। अच्छा देखिए, इस स्पेयर को मैंने ना आधा काट दिया, तो आधा काट दिया तो मेरे पास कैसा बच जाएगा, कुछ इस प्रकार से बच जाएगा। Yes, sir. ओके, Sir. ये सेंटर्ड है और ये इधर से, ये इधर से। अच्छा मुझे देखिए यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा, थोड़ा सा मैं जो है 3D में बनाने का प्रयास करता हूँ, देखिए। ठीक है, इसका मतलब है ये आधा पार्ट काट दोगे तो कैसा बचेगा आपके सामने, क्या ऐसा बचेगा। हमने इसको बीचों बीच से जो है काट दिया। एक बार हमने कैसा काटा, Yes. ऐसा ऐसा काटा, एक बार कैसा काटा, ऐसा ऐसा काटा। अब देखिए यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि इतना सही तो पार्ट है, एक पार्ट ये वाला छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है, इधर वाला नहीं, इधर वाला पार्ट इसमें लाई कर रहा होगा। तो इसको हम फिर से क्या कर देंगे, आधा कट कर देंगे। और जैसे आधा कट कर देंगे तो यानी कि हमारे पास क्या बच जाएगा, कुछ इस प्रकार से बच जाएगा। थोड़ा सा ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये वाला पार्ट बच रहा होगा। देखिए ध्यान से, क्या ये ऐसा ही पार्ट है। Yes, sir. ओके, अच्छा ये आपने इस स्पेयर को यहाँ लाने के लिए कितना कर दिया, आधा कर दिया। इसको यहाँ लाने के लिए कितना कर दिया, आधा कर दिया। यहाँ पे लाने के लिए आपने फिर से क्या कर दिया, आधा कर दिया। या बेसिकली अगर यहाँ तक पहुंचने के लिए आप यहाँ का आधा कर रहे हो, इसका आधा कर रहे हो तो ये आधा मिल रहा है, आधा का आधा कर रहे हो तो ये मिल रहा है, और आधा का। तो टोटल आपने कितना पार्ट कर दिया, 1/8 पार्ट कर दिया। Yes, sir. ये कितना कर दिया, 1/8 पार्ट। तो ये जो क्यूब का जो कॉर्नर में ना एटम का जो कितना पार्ट पाया जाता है, तो 1/8 पार्ट पाया जाता है। ओके, ध्यान रहेगा कितना पार्ट पाया जाता है कॉर्नर पे, 1/8 पार्ट पाया जाता है। 1/8. और आपको मैंने कहा था सिंपल यूनिट या प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो भी पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, Corner. कॉर्नर। ओके, अब जब कॉर्नर पे पाया जाता है तो सिमिलरली यहाँ पे भी पाया जा रहा होगा। कॉर्नर इसके पास कितने हैं, Sir, 8. 8 है। तो आप मुझे बताइए कि टोटल जो है कितने यूनिट सेल मिलेंगे, तो हम लोग निकाल सकते हैं टोटल यूनिट सेल इक्वल टू एक पार्ट पे कितना सेल का जो पार्ट पाया जा रहा है 1/8, और टोटल कॉर्नर कितने 8, यानी कि कितना हो जाएगा 1। सिंपल यूनिट सेल की जो रैंक है या पर यूनिट सेल में जो पाया जाएगा एटम कितना पाया जाएगा, 1 पाया जाएगा। इसको हम लोग ना रैंक भी कहते हैं, रैंक ऑफ सेल। यानी कि एक सेल यानी कि सिंपल यूनिट सेल होगा जो बना होगा वो एक यूनिट सेल से जो है आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। 1/8 पार्ट यहाँ रखोगे, 1/8 पार्ट यहाँ रखोगे। इस प्रकार से जब आप सारे को अरेंज करोगे तो आपका एक जो क्या बन जाएगा, सिंपल सा क्यूब बन जाएगा। आपको ये याद रखना कि इसका जो रैंक या नंबर ऑफ एटम जो है वो कितना हो जाएगा, सिंपल यूनिट सेल में 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इसको मैं जो है थोड़ा सा 3 पार्ट कर देता हूँ क्योंकि हम लोग जो है एक ही में जो है समझने का प्रयास करेंगे।
ताकि कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। ओके, एक में क्या लिखेंगे? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इन सेंटर्ड, आपकी इच्छा बताइए कौन सा लिख दें? बॉडी सेंटर्ड। चलिए बॉडी सेंटर लिख दें। बॉडी सेंटर। हाँ, आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोगों को बॉडी से बड़ा लगा। बॉडी सेंटर यूनिट से। ओके, यहां पे हम लिख देते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट से, और तीसरा लिख देते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट से। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि कि आपको तीनों ना पिक्चर विजुअलाइज हो जाए, क्या क्या अंतर होता है। सिंपल तो वैसे बहुत ही आसान था। अब ध्यान से देखिए, तीनों में मैंने क्या बना दिया? क्यूब बना दिया। ठीक है, तीनों में मैंने क्या बना दिया? क्यूब बना दे रहा हूं। क्यूब आप समझते हो ना क्या होता है क्यूब? यस Yes, सर। हाँ, जिनकी सभी की सभी साइड क्या होती है? बराबर होती है। सभी क्यूब है, क्यूबाइड नहीं है। भले बनने में देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कोई क्यूबाइड, तो समझ जाना कि सर ने जो है बनाने में मेजर करके नहीं बना रहे हैं, इसलिए ऐसा बन रहा है। ओके, ठीक है, तीनों क्यूब बना दिए। अब मुझे बताइए कि कॉर्नर में तो सभी में पाए जाएंगे। यस सर। ठीक है, जो सभी में कॉर्नर में मैंने बना दिया। 8 कॉर्नर था, 8 कॉर्नर पे मैंने बना दिया। ओके, अब देखो, आपको पता है कि बॉडी है तो यानी कि इसके बीच में एक क्या होगा? एटम लाई कर रहा होगा। यस ठीक है, सर। तो अगर मैं इसकी रैंक की बात करूं तो रैंक क्या हो जाएगा? आपको पता है कॉर्नर पे कितने एटम है? 8. 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। और बॉडी में कितना है? 1 1. यानी कि इसकी रैंक या नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। 2. अब हम बात करते हैं फेस पे। यानी कि यहाँ पे ये तो कॉर्नर पे तो सभी मिलाई होंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए फेस है। मैं फेस को ना ऐसे समझाता हूँ कि एक मेरे साइड है, एक मेरे अपोजिट साइड है। तो मैंने एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। ठीक है, ओके, या तो उसको थोड़ा सा मैं ऐसा बना देता हूँ ताकि कि आप लोगों को क्लियर विजुअल हो जाए। थोड़ा सा नीचे। ओके, बीच में नहीं है क्योंकि क्यूबाइड नहीं है, नहीं तो क्यूब बीच में बनता बिल्कुल बस। एक इधर डाल देते हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक टॉप में, ठीक है, और एक बॉटम में। बोलिए, यहाँ पे जो है टॉप हमने कहाँ डाल दिया? यहाँ, 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 और एक ये डाल दिया इस साइड, और एक डाल दिया इस साइड। ठीक है, देखिए क्या आप लोगों को 6 फेसेस दिख रहे हैं? क्या मैंने जो अरेंज किया आप लोगों को समझ में आया? चलिए मैं फिर से दिखाता हूं। यस देखिए, फिर से देखिए। अब देखो, ये ना नीचे वाला है, टॉप नीचे बॉटम वाला, और ये ऊपर वाला है। ये हो गया यहाँ पे। ये इस साइड वाला है और ये उस साइड वाला है, यानी कि एक इधर साइड वाला, एक इधर साइड वाला, एक मेरे सामने वाला और एक उधर वाला। देखिए टोटल 6 फेसेस है, तो मैंने 6 फेसेस पे लगा दिया। ये जो कैरी करता है ना, 1/2 पार्ट्स कैरी करता है। जो फेस पे बने होते हैं वो कितना कैरी करता है? 1/2 पार्ट्स कैरी करता है। और जैसे ही 1/2 पार्ट्स करता है तो उसका रैंक कितना हो जाएगा? कॉर्नर एटम पे कितना है बताइए? 1 by इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। 1 ओके, अब यहाँ पे बताइए फेस पे कितना लाई कर रहा है? 1/2 पार्ट एक पे कर रहा है। टोटल फेस कितने हैं?
Six. यानी कि कितना हो जाएगा? 3। टोटल रैंक कितना हो जाएगा या नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, अब सिमिलरली बात करते हैं यहाँ पे भी लाई कर रहा होगा, यहाँ पे 1.8 1.8 सॉरी 1/8 1/8 1/8 और 1/8 और कह रहा है एंड। तो किसी भी दो सरफेस के एंड, यानी कि या तो मेरे साइड मैं हूं तो इधर मेरा अपोजिट उधर होगा तो एक ही एंड होगा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये इधर साइड का एंड है और यहाँ पे एक एंड है। ये कितना पार्ट लाई करता है? 1/2 पार्ट। ओके, अब जैसे ये 1/2 पार्ट लाई करता है तो बताइए इसका रैंक कितना हो जाएगा? सर 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कैसे कैसे आया। कॉर्नर से कितना आया? 1/8 1/8 into 8 1 आ गया। और मुझे बताइए फेस से कितना आया? Sir, 1. 1 प्लस तो यानी कि कितना हो जाएगा टोटल? 2 2। इसका जो है रैंक या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ बोलिए मनीषा। कुछ पूछना है मनीषा? आपका हैंड रेज है। चलिए ठीक है, पूछना हो तो फिर से जो है हैंड को डाउन करके फिर से आप कर दीजिएगा। तो हाँ जी बोलिए। तो जो आपने एंड में बताया कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वाला, वो नहीं समझाया। ओके, मैंने कहा कि देखो एंड का मतलब होता है कि दोनों अपोजिट छोर में होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि अगर से किसी चीज का, जैसे ये लाइन का एंड कहाँ है, कहोगे ये पॉइंट और ये पॉइंट है। उसी तरीके से इस क्यूब का जो एंड है एक तो या तो अपोजिट होगा या तो इधर होगा। इसी कारण से मैंने कहा कि यहाँ पे जो एंड होगा वो किसी एक साइड का लेना, हमेशा दोनों साइड का नहीं लेना। इसी कारण से इसका रैंक हो जाएगा। ओके, अब कहोगे सर ये सारी चीजें तो आपने बता दी, अब याद रखने का एक तरीका बता दो हमें जिससे हमें जो याद हो जाए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक मिनट, एक पेज ऐड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको मैंने बताया सिंपल के लिए सिंपल यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? Sir, 1. 1 वेरी गुड, 1 हो जाएगा। अच्छा, मैंने बताया दूसरा बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 यूनिट सेल में ऊपर से लिख लेना, यहाँ पे 2। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? फेस सेंटर। फेस बेस सेंटर सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका कितना बताया? 4। 4. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल 2 2। एक और याद रखना, हेक्सागोनल यूनिट सेल, इसका कितना होता है? 6 होता है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने सिंपल है तो यानी कि 1 हो जाएगा। बॉडी बी आ रहा है तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एफ से यानी कि 4 हो रहा है तो यानी कि 4 हो जाएगा। इंड में यानी कि कितने पॉइंट होता है? 2 पॉइंट होते हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2। हेक्सा में कितना हो जाएगा? 6। आपको देखोगे प्रीवियस ईयर के कई बार से क्वेश्चन पूछे गए। आप अगर इस तरीके से याद रखते तो आपको काफी मदद मिलेगी। सिंपल है यानी कि सिंपल है तो यानी कि 1 हो जाएगा। बॉडी सेंटर्ड यानी कि बी आ रहा है 2 तो यानी कि क्या हो जाएगा? 2। एफसीसी यानी कि एफ यानी कि 4 हो रहा है तो यानी कि 4 हो जाएगा। इंड में कितने होते हैं? 2। हेक्सागोनल में कितने होते हैं? 6। तो आपको इसको याद रखना। हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, वहां से आप लोगों को ये पता लग जाएगा। वही कहता है प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? जो कॉर्नर पे पाया जाता है, ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन पे, उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। बॉडी सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर के साथ साथ जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? बॉडी में पाए जाते हैं, उसको बॉडी सेंटर कहते हैं। फेस में क्या होता है कि कॉर्नर के साथ साथ जो है फेस में पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट कहते हैं। और अगर एंड में क्या होता है कि यानी कि अपोजिट फेसेस पे पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्नर के साथ जो है एंड जो है सेल कहते हैं। देखो टाइप ऑफ यूनिट सेल जो है आप लोगों को मैंने बता दिया कि कैसे दिखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए सिंपल में जो क्या होते हैं सारे कॉर्नर पे होते हैं। फेस में देखिए इनके फेस पे है, और जो बॉडी में क्या है यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड पे। फिर मैंने बता दिया एंड में क्या होगा कि दोनों एंड पे होंगे, और नंबर ऑफ एटम जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल जो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 1 हो जाएंगे। फेस में 4 हो जाएंगे, बॉडी में 2 हो जाएंगे, एंड में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बोलिए क्या क्लियर है यहाँ तक?
Yes. अब हम बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम को, यानी कि जो यूनिट सेल है ना उसको 7 जो है क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया गया है। देखिए आपको ना मैं बता रहा हूं कि आपको इस तरीके में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन देखूंगा, क्योंकि मैंने जो है इस प्रकार से बनाया था ताकि कि क्लास के बाद जो है करा सको। थोड़ा सा लोग जो है क्लास के साथ जो करा रहे थे तो समय नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से ये हम लोग जो मैनेज कर लेंगे। तो मैंने जो पीपीटी बनाया उसमें जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ बोलिए शालिनी। ओके ठीक है, आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। ओके यहाँ पे देखिए क्यूब में क्या होता है कि सभी की सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मेरी जिम्मेदारी आपको याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाता है। यहाँ एंगल जो है ना हम अल्फा, बीटा और गामा लेते हैं और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। टेट्रागोनल में क्या होता है कि एक एक साइड को कैंसिल करते जाए, यानी कि जो है एक साइड जो है बराबर नहीं होती है। बाकी यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री होता है। ऑर्थोरम्बिक में क्या हो जाता है, ना तो A इक्वल टू बी होता है ना ही C होता है। मैंने क्या करा कि एक को बराबर नहीं किया, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे एंगल जो होता है वो बराबर होता है अभी भी 90 डिग्री। ओके मोनोक्लिनिक में हम बात करते हैं कि जब यहाँ पे तीनों साइड बराबर नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं, इधर साइड को जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है बराबर नहीं करते हैं। अल्फा बीटा तो 90 होता है, बट सॉरी अल्फा और गामा तो 90 होता है, बट बीटा जो है नॉट इक्वल टू 90 हो जाता है। याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। ठीक है ओके तीसरा, ट्राई क्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा, ठीक है मैं बाद में बीटा लिख देता हूं। ओके तीसरा होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में A इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी होता है। अल्फा और बीटा इक्वल टू 90 होता है, बट गामा इक्वल टू 120 होता है। यहाँ पे क्या होता है रोम्बोहेड्रल में, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, 90 डिग्री। ओके ये कहा ट्राई क्लिनिक हो गया। ओके ओके ठीक है, अब आपको मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यही सारी पॉइंट को जो है इन्होंने क्या करा है, लिखा हुआ है कि जो है ऑर्थोरोम्बिक जो है यहाँ पे, लेकिन सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने क्या करा है कि आगे पीछे करके लिखा है, लेकिन हमने इसलिए बताया ताकि कि आपको जो है क्या हो जाए, यानी कि याद हो जाए। ठीक है ओके अब यहाँ पे देखिए रोम्बोहेड्रल में क्या हो रहा है कि, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल होगा, बट एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है। ठीक है तो ये जो है क्या हो जाता है, ये सारी जो है हमें प्रॉपर्टी, अब इसको याद कैसे रखेंगे ये इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे एक पेज में लिखता हूँ एक छोटी सी ट्रिक। मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ, इसका रीजन है ठीक है, क्यूट आवर मदर। अब इतना सा बात याद रख लोगे आप लोग। Yes, sir. ओके Yes, sir. CU से क्या हो जाता है, क्यूबिक। Cubic. PE से क्या हो जाता है, Tetragonal. टेट्रागोनल। OR से क्या हो जाता है, Or ऑर्थो रोम्बिक। MO से क्या हो जाता है, monoclinic. मोनो क्लिनिक। मैंने एक डॉक्टर को बोल दिया कि आपका दुकान कब खुलेगा, बोलता ये दुकान है ये क्लिनिक। ठीक है उसके बाद जो है उन्होंने मेरे से अच्छे से जो है वसूल लिया, ट्राई क्लिनिक। तो अंतर हो जाता है।
ट्राइक्लिनिक, और इसका मतलब क्या हो जाता है? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और आर का मतलब क्या हो जाता है? रोम्बोहेड्रल, रोम्बो। तो सर ये क्या है, आप मुझे आप समझाओ, अब ध्यान से सुनना। आपको ना इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्यूट आवर मदर में आपको कुछ नहीं करना, पहले एक एक साइड को जो है क्या करना, बराबर नहीं करना। जब तीनों साइड बराबर नहीं होंगे तो फिर एंगल पे जाके जो है करना। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या करा कि क्यूब का सबको पता होता है कि तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों साइड बराबर होती है, तो हमने लिख दिया। फिर हमने क्या करा कि एक साइड को जो है हमने बराबर नहीं किया, तो यानी कि ए इक्वल टू बी लिख दिया। यहाँ पे जो है बी साइड बराबर नहीं किया, तो यानी कि जो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा 90। हमने साइड को बराबर नहीं करा। फिर ऑर्थोरॉम्बिक में हमने क्या करा कि दोनों के दोनों साइड को बराबर नहीं किया, यहाँ पे फिर वही जगह। अब हमने देखा कि मोनोक्लिनिक में दोनों साइड को बराबर रखा, बट माँ के साथ जो है बेटा आता है, यानी कि जो है मदर के साथ यहाँ पे बीटा जो है नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये ध्यान रखना, अल्फा अब जो है वो ऐसा नहीं कर देना कि अल्फा नॉट इक्वल टू 90 कर देना, नहीं, सिर्फ बीटा एंगल जो होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। फिर आप लोगों को ट्राई क्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता है। आप याद रखना कि ट्राई क्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता है। ट्राई क्लिनिक में क्या होता है, कुछ भी बराबर नहीं होता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ भी बराबर नहीं है ट्राई क्लिनिक में। और हेक्सागोनल तो सभी ने देखा है, दो साइड तो बराबर होते हैं, एक जो है लंबा हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हेक्सागोनल हो जाता है। और हेक्सागोनल में एक एंगल जो है 120 होता है, दो जो है क्या होते हैं, 90 होता है। और रोम्बोहेड्रल में दोनों साइड तो बराबर होते हैं, लेकिन एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते। क्या आप लोग इसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको चीजें जो है थोड़ी थोड़ी याद हो जाएगी। बोलिए, क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। आपको क्या याद रखना, क्यूट आवर मदर, एक एक साइड को बराबर पहले करना, उसके बाद जो है एंगल को देखना, फिर उसके बाद ट्राई क्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता है। आपको दिक्कत कहाँ आएंगी, रोम्बोहेड्रल में। रोम्बोहेड्रल में क्या करना कि तीनों साइड बराबर होती है, लेकिन एंगल जो होता है वो तीनों 90 डिग्री नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अब देखो प्रिमिटिव यानी कि जिसको हम लोग सिंपल कहते हैं, यानी कि क्यूबिक यूनिट में क्या हो जाएगा कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी कि अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री। आपको इसके एग्जांपल याद रखना है, NaCl, जिंक ब्लेंडेड एंड कॉपर, ये सभी के सभी क्या होते हैं, जो है आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को शो करते हैं। अब यहाँ पे टेट्रागोनल में क्या होता है, मैंने बताया था, क्यूट यानी कि टी में क्या होता है, एक साइड बराबर नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड जो है बराबर नहीं करते, और एंगल जो होते हैं क्या होते हैं, यानी कि जो है बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे आप याद रख लेगा, वाइटिन और SN2 यानी कि जो होते हैं कैसा शो करते हैं, टेट्रागोनल शो करते हैं। ऑर्थोरॉम्बिक मैंने कहा तीनों के तीनों जो है यहाँ पे जो है क्या करते हैं, साइड बराबर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आप याद रखना रोम्बिक सल्फर जो होते हैं वो ऑर्थोरॉम्बिक शो करते हैं। इसीलिए क्योंकि पूछे गए इसीलिए मैं इन सारे को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्थोरॉम्बिक का मतलब क्या हो जाता है, रोम्बिक सल्फर, यानी कि जो यहाँ से रोम्बिक भी ले सकते हो, यहाँ पे इस प्रकार से। हेक्सागोनल जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ग्रेफाइट, जो कई बार पूछा गया, और वैसे भी हम इसके स्ट्रक्चर भी जानते हैं कि इस प्रकार से जो क्या होता है, जो है लेयर पे लेयर जो है चिपके होते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो याद आ रहा होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग जो है इस प्रकार से जो है ज्वाइन करते चले जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल शो करता है। और आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो गामा जो है कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, और अल्फा बीटा जो है क्या हो जाएगा, 90। याद रखना कि हेक्सागोनल में जो गामा की वैल्यू होती है 120 होती है। कई बार बीटा लोग 120 बना के आ जाते हैं, कई बार हम लोग जो है अल्फा 120 बना देते, नहीं, गामा की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 120 डिग्री होती है। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है कि तीनों साइड तो बराबर होती है, लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होते। आप लोगों को याद रखना सिनेबार एंड जो है कैल्सिएट याद रखना, कैल्शियम जो है को जो है कैल्सिएट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेबार ही आपको जनरली पूछा जाएगा, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो आप बता देना रोम्बोहेड्रल, ठीक है। मोनोक्लिनिक में हमने बताया, ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता है। मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि तीनों साइड ना तो बराबर होती है और ना एक एंगल जो बराबर नहीं होती है। आप इसको याद रखना मोनोसल्फर को, यानी कि जो है इस प्रकार से होता है। और ये जो है ट्राइक्लिनिक कभी पूछा नहीं गया, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार जो है आप देख लें, ओके। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी याद नहीं रहता है, क्या आप लोगों को याद हो गया? Yes, sir. ओके, छोटा सा क्वेश्चन मुझे बताइए कि ये कौन सा जो है इसका राइट आंसर है? So option C. C. ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि which primitive unit cell has unequal edge, आप लिख लीजिएगा, क्यूबिक
टेट्रागोनल, क्यूट, आवर यानी कि ऑर्थोरोम्बिक, फिर क्या है मोनोक्लिनिक, फिर क्या है क्यूट, Trilinear. आवर, मदर, मदर टी है ना, ट्राइक्लिनिक, Yes. और फिर क्या है हेक्सागोनल एंड Hexagonal. रोकोहेड्रल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास क्या तीनों साइड तो बराबर नहीं है एंड ऑल एक्सियल एंगल आर डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा बताइए। अब वो So, तीनों के तीनों एंगल, हाँ Tri. ओके, ट्राइक्लिनिक क्या है ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री, यानी कि वो तीनों के तीनों जो एंगल क्या होने चाहिए सेम नहीं होने चाहिए, यानी कि जो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए डिफरेंट होने चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा मोनोक्लिनिक में आप लोगों को बता देता हूँ, कई बच्चे सोच रहे हैं मोनोक्लिनिक में क्या होता है। यहाँ पे लिख सकते हो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहाँ पे लिख सकते हो A इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। ऑर्थोरोम्बिक में क्या लिख सकते हैं A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ तो एंगल सेम है। अब यहाँ पे मोनोक्लिनिक में क्या हो जाता है बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा बीटा वो तो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन गामा जो होता है वो नॉट 90 डिग्री होता है। ठीक है ओके, अब यहाँ पे जो है क्या कह रहा है कि विच प्रिमिटिव यूनिट सेल अनइक्वल एज लेंथ, यानी कि जो है अनइक्वल लेंथ हमारे पास यहाँ है। ठीक है ओके, और कह रहा है एंड ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री, और जो तीनों के तीनों एंगल जो है वो क्या होने चाहिए जो डिफरेंट होने चाहिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नॉट इक्वल टू बी, A not equal to B, not equal to C, not equal to alpha, बीटा एंड गामा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्या आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लोगे? Yes, sir. Yes. कल की क्लास में देखते हैं आप लोग कितना बनाते हैं। ओके ठीक है, कल रेडी रहिएगा, हम लोग इस पे जो है क्वेश्चन करेंगे शनिवार को। सॉरी, अब हम बात करते हैं रेडियस की। रेडियस क्या होता है कि सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं रेडियस कह देते हैं। सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं रेडियस कहते हैं। ये पार्ट आप लोग लेफ्ट मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आगे मैं बहुत ज्यादा इसका रेडियस का यूज करूंगा हर जगह। आप देखना कहोगे सर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बताया आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है टेबल है, ये वाला टेबल इससे बहुत ज्यादा है। दूसरा आपको जो है अब जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले आएंगे वो रेडियस का, हम एक एक करके जो है बात करते हैं। हाँ नामिका बोलिए। सर जो मोनोक्लिनिक है उसमें बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। मोनोक्लिनिक में बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। हाँ बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, सॉरी मैंने बताया भी तो माँ के साथ जो बेटा जो है बराबर नहीं होता है। ठीक है ओके, अब यहाँ पे हमारे सामने क्या है कि एक क्यूब ले रहे हैं। मैं पहले जो हेडिंग लिख देता हूँ, हम किसकी रेडियस निकालने जा रहे हैं, सिंपल यूनिट सेल की निकालने जा रहे हैं। ठीक है ओके, अब देखो सिंपल यूनिट सेल की हम लोग जो है रेडियस निकालने जा रहे हैं। कैसे निकलता है ध्यान सुनिएगा। मेरे पास एक क्यूब बना लेता हूं, बहुत ही आसान है ये तो, आप लोगों को वैसे भी याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। और नहीं याद होगा तो हम है ही कुछ ना कुछ बताएंगे। ओके ये क्यूब है। अच्छा मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंस है, अगर जो क्यूब है मैंने ए मान लिया, नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर का हमें जरूरत पड़ेगा कुछ, इसको मैं बना देता हूं, ये ए डिस्टेंस होगा। बोले किन्हीं को कोई दिक्कत है? जो क्यूबिक No, sir. सिंपल यूनिट बना होगा ना वो कैसा बना होगा कि दो सर्कल से बना होगा। ये जो पॉइंट है ये कॉर्नर जो है ये सेंटर होगा, और यहाँ थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भले देखने में आप लोगों को थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन समझिएगा ये यहाँ दोनों सेम टाइप के, ये रेडियस है ये रेडियस है, तो क्या ये आर रेडियस होगा ये आर रेडियस होगा? जब दोनों स्पेयर सेम है, मैं बता रहा हूँ कि दोनों स्पेयर क्या है सेम है, आप लोगों को डिफरेंट नहीं लेना। अगर जो दोनों स्पेयर सेम है तो क्या आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जितना डिस्टेंस होगा यहाँ पे भी उतना डिस्टेंस होगा। Yes, sir. क्या इसको a इक्वल टू 2r लिख सकता हूँ? यस Yes, सर। क्या मैं r इक्वल टू a बाई 2 लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir.
सिंपल यूनिट का जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू a/2 हो जाएगा। बोलिए, याद रहेगा? Yes, sir. सिंपल यूनिट Yes, बहुत ही आसान है। yes. सिंपल के लिए तो आप लोगों को वैसे भी आप लोगों को पता है, आसानी से निकाल सकते हो। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ओके Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा इसमें अच्छा सा लॉजिक है। लॉजिक कुछ भी नहीं है, आप लोग बना लोगे, मुझे पता है। तो ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, फेस का मतलब है, मैं ये पीछे वाला ले रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पीछे वाला, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक कॉर्नर में होगा, ठीक है, फेस है तो यानी कि फेस में एक होगा, और एक यहाँ पे कॉर्नर में होगा। कि हम फेस की बात करें तो फेस में आधा तो होता है। तो मुझे बताइए, मैं यहां से यहां का डिस्टेंस निकालता हूं, ओके, मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का आर होगा। Yes, sir. तो ये जो सेंटर से पास हो रहा है, भले दिख नहीं रहा है लेकिन आप समझ जाना कि सेंटर से पास हो रहा है, तो ये आर होगा, तो ये भी आर हो जाएगा। 4R. ओके, अब तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ए, क्योंकि हम क्यूब मान रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, मुझे जो है ये पाइथागोरस, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या आप लोगों को ऐसा दिख रहा है, मैं जैसा कलर का है इसमें वैसे बना देता हूँ, ताकि कि आप लोग बाद में देखोगे कि चीजें समझ में आएगी। यहाँ देखिए, इसको मैंने यहां से उठाया और यहां ले आया, और ये 90 डिग्री है। क्यूब है, क्यूब का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो हमने यहाँ पे जो है 90 डिग्री ले लिया। तो ये जो डिस्टेंस निकाला, क्या आपने 4r निकाला, Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये जो Yes, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि साइड है ना, साइड, क्यूब का साइड क्या होता है, सभी बराबर होते हैं, हमने इस प्रकार से लिख दिया। तो मैं इसके लिए, कई बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ, थोड़ा सा घुमा के इसको मैंने पलट दिया। पलट दिया कैसे, ऐसे, ठीक है। और जैसे ही पलटेंगे तो हमारे पास देखिए कुछ इस प्रकार से बन गया। अब आप लोगों को ज्यादा क्लियर बन रहा होगा। अब क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, Yes, तो sir. क्या हो जाएगा, Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16r स्क्वायर। तो Yes. a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8r स्क्वायर। बोलिए, देखो कोई दिक्कत है आप लोग? No, मैं sir. जो रेडियस निकालूं तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू या r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 8, और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2√2। बोलिए, क्या Yes. यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए? मैं आपको याद भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन अभी आपकी बुक में जो है यही फॉर्मूला दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आप देखिए। ओके, इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, जब आपके पास फेस सेंटर्ड हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ओके, जब आपके पास बॉडी सेंटर्ड दिया हो तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बॉडी में यानी कि क्या हो जाता है, बॉडी सेंटर्ड है, देखिए कैसे बना होगा। बॉडी के बीचों बीच में एक होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, और एक बीच में होगा। क्योंकि इस कॉर्नर से आप देखो, अपने रूम में देखिए,
बीच में एक बड़ा सा सर्कल रखो और एक कॉर्नर में, यानी कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट आना है बॉडी में। इसका ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि आप क्या हो रहे होंगे, यहां से लेके यहां तक जा रहे होंगे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4R. आर 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 4। लेकिन इस बार जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो ये यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर। बोलिए ओके। तो यहां से Yes. क्या लिख सकते हैं, 3A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16R स्क्वायर। अब यहां से हमें R के टर्म में चाहिए तो हम लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर बाय 16, और यहाँ पे R इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3A डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब हमने जो है ना तीनों का रेडियस एंड ए का जो है रिलेशन निकाले, यानी कि अगर आपको वो कोई क्यूब दिया रहे, उसका जो है एज लेंथ दिया रहे, तो आप क्या कर सकते हो, छोटे से यूनिट सेल का आप क्या कर सकते हो, आप रेडियस निकाल सकते हो, उसका एरिया निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा सिंपल कर दो। तो देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। पहले मैं इसको सिंपल करने का प्रयास करता हूँ ताकि कि आपको याद रहे। तो देखिए ये R/2 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिएगा R इक्वल टू A 2√2 इंटू √2 बोलिए, ऐसा लिख सकता हूँ। ऊपर Yes, से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये देखिए, जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A √2/4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमें याद रखने में जो है आसानी होगी। आपकी बुक में यही मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा, लेकिन हमने जो है क्या कर लिया इस प्रकार से। ओके, अब हम बात करते हैं कैसे याद रखिएगा। सिंपल के लिए आपको पता है R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2। फेस सेंटर्ड के लिए क्या हो जाएगा, R इक्वल टू √2A/4। अभी जस्ट मैंने आपको बताया फेस के लिए हमने जो है यहाँ पे क्या, ओहो A√2/4 हमने जो यहाँ पे लिख दिया A√2/4 या √2A/4। फिर हमने बताया किसके लिए, body center. बॉडी सेंटर्ड के लिए, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, Under root √3A/4। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, R सिंपल तो सभी को याद हो जाता है R इक्वल टू A/2, लेकिन फेस बड़ा होता है या बॉडी बड़ा होता है, sir. बॉडी बड़ा होता है, जिस कारण से यहाँ पे √3 है। बच्चे भूल जाते हैं √3 ऊपर में होगा या √2 नीचे में होगा। तो आप याद रखिएगा बॉडी में क्या हो जाता है कि √3 जो है क्या हो जाता है हमारा आता है, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, बड़ा होता है। और फेस जो होता है हमारा क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया √2 आ गया। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। No, sir. ओके, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन की हम बारी कर लेते हैं। हमने जो है क्वेश्चन छोड़ दिया था, उसके बाद जो है कल की क्लास में हम लोग जो है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, विच टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा जो होता है क्रिस्टल जो है वो क्या करता है, आपका जो हीट एंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बताइए। Sir, ionic. Metallic में तो मैंने बताया था कंडीशन मॉल्टन में करता है, लेकिन सॉलिड में तो नहीं करता है। तो वो मेटेलिक में क्या करता है, हीट एंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे बताइए, द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट इज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। ग्लास। हाँ, अमॉर्फस सॉलिड में हमने क्या क्या एग्जांपल बताया था, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लास। तो क्रिस्टलाइन में आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड में किन्हीं को याद है, NaCl, शुगर, KCl, क्वार्ट्ज, शुगर, ठीक है, और क्या बताया था, आइस, डायमंड, और भी बहुत है, SO2 भी है, ठीक है, etc। एमॉर्फस में क्या क्या बताया था, Glass, rubber, polymer, ग्लास, polymer,
प्लास्टिक, प्लास्टिक, जेल, और क्या बताया था? जेल, रबर, जेल, पॉलीमर, पॉलीमर, etc. ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं? आपके अमॉर्फस सॉलिड हो जाते हैं। अच्छा देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछ रहा है कि कौन इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड है। शुगर, शुगर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर जो होता है वो क्या होता है? अमॉर्फस होते हैं, तो यानी कि जो है डी जो इसका राइट आंसर होता है। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताइए इसमें से कौन जो है गुड कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 9 का आंसर बताइए क्या होगा? ए, सर डी, डी, सर डी, डी, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके सामने क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लोग इसका आंसर टाइप कीजिए 9 और 10 का। तो सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। 9 का जो होता है वो क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, रिजिडिटी होता है, तीनों चीज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्वार्ट्ज को हम लोग क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं। मैंने आपको कई बार कहा भी था कि ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया, इसलिए जो है आपको मैंने कहा था क्वार्ट्ज जो याद रख लीजिएगा। ओके, अब मुझे बताइए असर्शन रीजन। डायमंड इज प्रीशियस स्टोन, कह रहा है डायमंड जो है कीमती स्टोन है। कार्बन एटम आर टेट्राहेड्रली अरेंज इन द डायमंड। बिल्कुल सही बात है, कार्बन जो डायमंड होता है वो कैसा अरेंज होता है? टेट्राहेड्रल अरेंज होता है। आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है? फर्स्ट, ऑप्शन ए, सबका आंसर आ रहा है उत्तर में? इसका राइट आंसर जो है तो बी है। बी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि ठीक है, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन प्रीशियस इस कारण से नहीं है क्योंकि टेट्राहेड्रल, और भी बहुत सारे होते हैं। क्या सभी टेट्राहेड्रल कीमती होते कि नहीं? यानी कि क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर, अब मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आयनिक क्रिस्टल। सर ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट, ओके, चलिए देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। दे पोजेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। ये ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट, मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयन के फॉर्म में टूट जाते हैं। ये क्या हो जाता है कि आयन के फॉर्म में जैसे नमक को पानी में डालते हैं तो Na+ और Cl- में टूट जाता है। ये भी क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। एक्जिम इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब ये नया वर्ड है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? जो ऐसे क्रिस्टल जिनका जो है क्या हो, ऐसे क्रिस्टल लेटिस जिनका क्या हो कि स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो, जैसे NaNO3 एंड CaCO3। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। जो इनकी मॉलिक्यूलर की बनावट भी बिल्कुल सही है। एक एक यानी कि 1-1-3 है तो 1-1-3 है। इनकी जो अरेंजमेंट है वो भी बिल्कुल लगभग लगभग सेम है। तो जिस कारण से ऐसे टाइप के क्रिस्टल को लोग क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म कर देते हैं। या बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो स्ट्रक्चर सेम होता है और लेकिन बनावट बिल्कुल सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। देखने में ऐसा लगना चाहिए कि दोनों बिल्कुल सेम टाइप के हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह देते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। डी, एग्जिबिट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड। ऐसा नहीं होता कि आयनिक जब बॉन्ड बनता है तो डायरेक्शनल शो करता, नहीं, वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड शो करता है। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बाकी सभी जो बॉन्ड होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल नहीं होते। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉट। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं आती है? आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक जो होती है वो क्या होती है कि नहीं होती है?
आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं आइसोट्रोपिक। वो जो प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पे जो है आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन में नहीं होती है। क्या क्या मैंने कहा था क्रिस्टलाइन को याद रखने के लिए, गलत से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज हो जाती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है, ज्योमेट्रिकल होता है, लॉन्ग रेंज को फॉलो करता है, और यहाँ पे ये सारी पॉइंट हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। अब देखो डायमंड इज हार्ड, डायमंड इज हार्ड क्यों, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड टू ई कार्बन एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही। यानी कि जो क्या हो जाता है यहाँ पे जो है क्या होता है कि चारों बॉन्ड जो होता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड से बने होते हैं, जिस कारण से एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस कारण से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। आपको पता होगा कि जो डायमंड होता है वो सबसे ज्यादा नेचुरल में जो पाए जाने वाला हार्डेस्ट मटेरियल होता है वो डायमंड होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये इसका क्या होगा, विच सॉलिड विल हैव द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ऑप्शन ऑप्शन ए कि आइस में जो था मैंने बताया था कैसा होता है, कैसा फोर्स होता है बताइए, वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स मैंने बताया हुआ है कि जो सबसे क्या होते हैं, कमजोर फोर्स होते हैं, ठीक है। यस सर। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।